Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 30th of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और अभी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का. इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. और जो भी बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे ईपीएफओ 2020 के पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं. तो इन पूरे कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. इसके अलावा टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं. पेपर 1 की पहली न्यूज से बात हो रही है राजा रवि वर्मा जी के बारे में. सिविल सर्विसेज में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम लोग जानेंगे. तो देखिए गाइस, सबसे पहली और कॉमन चीज पूछी जा सकती है कि राजा रवि वर्मा जी जो थे वो कौन थे. तो याद रखना, एक भारतीय चित्रकार थे, एक इंडियन पेंटर थे. ये अप्रैल 29 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है, और अभी रिसेंटली अप्रैल 29 गया है तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था, राइट. और इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1848 टू 1906 का हम लोग को देखने को मिला था. और मेनली जो ये जाने जाते थे वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने पेंटिंग को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया था. इन्होंने लोगों के घरों तक पेंटिंग पहुंचा दी थी, क्योंकि ये जो पीरियड जो था गाइस, इस समय सिर्फ राजघरानों में, शाही परिवारों में जो रिच और एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे उन्हीं के घर पर पेंटिंग्स हुआ करती थी. बट इन्होंने अपनी पेंटिंग को इतना अफोर्डेबल बना दिया कि अपनी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, जो कि इन्होंने पहली बार शुरुआत करी थी प्रिंटिंग प्रेस को मुंबई के अंदर, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी प्रेस को लोनावला में शिफ्ट कर दिया था. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो कहां पर स्टार्ट करी थी इन्होंने, तो मुंबई, याद रखिएगा. तो इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पेंटिंग को बहुत अफोर्डेबल बना दिया और लोगों के घरों तक पहुंचा दिया. और ज्यादातर ये पेंटिंग जो है वो हिंदू गॉड और गॉडेसेस के ऊपर, यानी कि हिंदू भगवानों के ऊपर जो है वो किया करते थे. और भी काफी सारी इनकी पेंटिंग फेमस थी, जैसे कि उनमें से एक जो फेमस पेंटिंग है वो है नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर. जो नायर जो महिला है, लेडी है, वो अपने बालों को सजा रही है. तो ये इनकी बेसिकली एक पेंटिंग थी जो कि 1873 की हम लोग को देखने को मिली थी. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट, राजा रवि वर्मा. तो इस पेंटिंग के लिए इनको गवर्नर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में. और इसके अलावा वियना के अंदर एक एग्जीबिशन लगा था, तो वहां पर भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. इसके अलावा 1904 के अंदर इनको कैसर हिंद गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा. इसके अलावा 2013 की बात करें गाइस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना है. जो बुध ग्रह, जो मरकुरी प्लैनेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर एक क्रेटर का नाम जो है वो इनके नाम पर रखा गया था. क्रेटर यानी कि गड्ढा होता है, जैसे कि चांद में गड्ढे हैं ना, बड़े बड़े गड्ढे, चांद में, मार्स में जो क्रेटर्स होते हैं, गड्ढे बने रहते हैं. तो मरकुरी के अंदर भी एक गड्ढा था, उसको जो है वो इनके नाम पर रखा गया, इनको सम्मान करते हुए. इसके अलावा इनके कुछ वर्क्स की बात करें गाइस, यानी कि उनकी कुछ पेंटिंग्स के नामों की बात करें, फेमस पेंटिंग्स जैसे कि फैमिली ऑफ बेगर, भिखारियों का एक परिवार, अ लेडी प्लेइंग स्वारबथ, इसके अलावा अर्जुन और सुभद्र, इसके अलावा दमयंती टॉकिंग टू अ स्वैन, दमयंती हंस से बात करती हुई. तो ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. इसके अलावा जटायु की भी इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, राइट. इसके अलावा लेडी लॉस्ट इन थॉट, और इसके अलावा शकुंतला. तो ये कुछ इनकी पेंटिंग्स के नाम है, इनके काम, इनके वर्क्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ये इसका थोड़ा सा आप लोग को एक आइडिया होना जरूरी है. तो ये पूरा ओवरऑल चीजें थी जिसको आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, राइट, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, तो यहाँ पर एक तरफ साइक्लोन्स के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कंट्री के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सी कंट्री में कौन से साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है. तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए
और बताइए कि किस कंट्री के अंदर टाइफून नाम दिया जाता है, किस कंट्री के अंदर टोर्नाडोज कहा जाता है, किस कंट्री के अंदर विलीविलीज कहा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए मेरे आंसर बताने से पहले। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो विलीविलीज, तो ये ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन जो है उनको विलीविलीज कहा जाता है। यूएसए के अंदर साइक्लोन्स को टोर्नाडोज नाम दिया है, और टाइफून जो है वो चाइना के अंदर साइक्लोन्स को कहा जाता है। तो ये कुछ चीज है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आती है, जिसको आपको एक पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नई लिस्ट जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो है वो रिलीज करी है, जो कि इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं उनकी इन्होंने लिस्ट जो है वो प्रस्तुत करी। और हाँ गाइस, 2018 के एंड और 2019 के स्टार्टिंग टू एंड की अगर हम लोग बात करें, और इवन 2020 के स्टार्टिंग में भी हम लोग को एक साइक्लोन देखने को मिला था, तो उनकी पूरी एक बार आप चाहो तो लिस्ट जो है वो एक जगह पर लिख कर रखो। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आप लोग को हर एक साइक्लोन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्रीवियस आपके पास जिनके पास भी इसकी पीडीएफ वगैरह होगी मेरे लेक्चर की, तो उनको आसानी से पूरे जो टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे रिवीजन पर्सपेक्टिव से, राइट। और बाकी जिन लोग के पास नहीं है तो वो आप लोग अपने नोट्स तो बनाते रहते होंगे, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कहा है कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखो पढ़ो तो अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठा करो, नोट्स बनाते रहा करो, अपने डाउट्स वगैरह भी लिखते रहा करो, राइट। कि कभी कभी कोई डाउट डेवलप हो रहा है आपको तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो, तो कभी मेरे को टाइम मिला तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना फिर हमारे जो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिप्लाई कर देते हैं डाउट्स वगैरह में किसी के, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो है वो एक ग्रुप स्टडी की तरह भी जो है वो पढ़ना है, काम करना है। चलो एनीवेज, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका एक बड़ा फायदा जो है वो हम लोग को आर्टिक ओशियन के ऊपर देखने को मिला है। आर्टिक के ऊपर देखने को मिला, बड़ा फायदा। आर्टिक के ऊपर जो ओजोन लेयर में जो गड्ढा हो गया था, होल हो गया था, तो वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है ये, तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखो और इसको आप मेंस में उपयोग करेंगे, राइट। और क्योंकि ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करने की, लॉकडाउन जो हुआ है उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं। तो देखो, क्लाइमेट को तो काफी फायदा मिला है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो पहले भी हम लोग ने एक रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर काफी सारी जो स्टेट्स हैं और काफी सारी सिटीज हैं, वहां पे पॉल्यूशन फ्री अब हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो गया है, राइट। और इसके अलावा हमने देखा कि जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये भी बिल्कुल साफ हो गई है, क्लीन हो गई है। तो ये सब जो है वो फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अभी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद है पूरी दुनिया भर की, गाड़ियां वगैरह जो है वो नहीं चल रही हैं पूरी दुनिया भर में, तो पॉल्यूशन लेवल तो बहुत ही खत्म के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते जो रिकवर जो है वो पूरी तरह से ओजोन लेयर हम लोग को देखने को मिल रही है आर्टिक के ऊपर। तो ये बताया यूरोपियन यूनियन कॉर्पिनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के द्वारा, CAMS के द्वारा, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ओजोन लेयर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखकर बताइए। तो पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैंक के केयर्स प्रोग्राम के बारे में। केयर्स का फुल फॉर्म है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन बन सकता है केयर्स प्रोग्राम जो है वो किसका प्रोग्राम है। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि एशिया की काफी सारी कंट्रीज को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो $20 बिलियन प्रोवाइड करा रही है वहां पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि वो कंट्रीज को सपोर्ट दिया जाएगा जिससे कि वो कंट्रीज जो है वो कोरोना वायरस से लड़ सके। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है $1.5 बिलियन का। और ये जो पैसा आएगा गाइस, ये बताया जा रहा है कि इस पैसे से अगले 3 महीने में 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, सोशल प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। यानी कि सरकार जो है उनके पास पैसा आएगा तो ये सरकार जो है वो पैसा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाएगी। तो ये कोरोना वायरस को से फाइट करने के लिए ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाएगा ये पैसा। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन गरीबों को, राइट, और जो वल्नरेबल लोग जो हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली जो है वो काफी कम है, यानी कि पुअर लोग जो हैं। इसके अलावा वुमेन जो है, इसके अलावा डिसएडवांटेज ग्रुप जो है, जो वंचित समूह जो है, तो उनको बेसिकली हेल्प जो है वो किया जाएगा। तो ये बस बेसिक चीज है जिसको आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। इतना डिटेल में जाने की आप लोग को आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिटेल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा कि ये केयर जो है वो क्या है, तो उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल गया। अब इम्यूनिटी पासपोर्ट्स की बात हो रही है, राइट। तो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है गाइस? तो देखो, काफी सारी कंट्री जो है वो मिलकर विचार कर रही हैं कि वो इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो रिलीज करेंगी। ये बेसिकली एक प्रकार का सर्टिफिकेट होगा। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा जिसको दिखाकर लोग बाग जो है वो अपने काम पर जा सकेंगे, लोग बाग जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अपनी शुरू कर सकेंगे। और ये सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाएगा, कहा जा रहा है, जो लोग कोरोना वायरस से इम्यून हो चुके हैं, यानी कि उनको ऑलरेडी पहले कोरोना वायरस था और उसके बाद फिर आज की डेट में उनकी जान जो है वो बच गई है
और वो मरे नहीं है, वो रिकवर हो गए, राइट। तो यानी कि आपने देखा होगा ना, काफी सारे लोग रिकवर होकर आ रहे हैं कोरोना वायरस से। तो कहा गया कि जिन लोग की इम्यूनिटी अच्छी है और जो कोरोना वायरस से रिकवर हो गए, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे कि जो एक्टिविटीज वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो दोबारा से शुरू कर दी जाए, बिजनेस एक्टिविटीज दोबारा से शुरू कर दी जाए। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के खिलाफ है, इसके अगेंस्ट है, और उसने चेतावनी भी दी है कि ये जो है, अगर इम्यूनिटी पासपोर्ट आप रिलीज करोगे, जारी करोगे, तो इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं, तो इसका कोई सबूत नहीं है कि वो दोबारा से फिर से कोरोना वायरस के चपेट में नहीं आएंगे। यानी कि अगर एक बार उनको हो गया, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट जो है वो उनको फिर नहीं होने वाला है, या फिर बाद में भी होगा तो भी वो बच जाएंगे। तो इसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रॉपर ठोस सबूत जो है, कोई प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी जो है वो अभी नहीं हुई है। समझ में आ रही है आपको बातों को? तो ये चीज यहां पर डब्ल्यूएचओ ने बताई, और ये कई हद तक सही भी है, क्योंकि फर्स्ट फेज में किसी इंसान को अगर कोरोना वायरस हुआ, और जब सेकंड फेज में दोबारा से अगर इसको कोरोना वायरस होगा, तो ये गारंटी नहीं है ना कि दोबारा भी वो बच जाएगा, और ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर इसको हो गया तो वो दूसरे लोगों को भी स्प्रेड कर सकता है, राइट। अगर किसी को कोरोना वायरस है और अगर ये बिजनेस एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखेगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसके आसपास के लोगों को भी स्प्रेड कर देगा, राइट। भले ही उसकी जान बच जाए, बट वो दूसरे लोगों को तो इन्फेक्ट कर देगा ना। तो ये एक मेजर कंसर्न है ये इस इम्यूनिटी पासपोर्ट का। तो और कई हद तक इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो गलती है, ये इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स सीआईआरएफ के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये बॉडी क्या है, इसका काम क्या है। तो देखो गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की एक कमीशन है, एक बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसका मेजर मकसद ये है कि पूरी दुनिया में मॉनिटर करना कि किसी कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार का रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट थ्रेट, रिलीजियस फ्रीडम या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अगेंस्ट खतरा तो नहीं दिख रहा है। तो उसके ऊपर ये सबसे पहले तो निगरानी करती है। जैसे कि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हमेशा मुठभेड़ हम लोग को देखने को मिलती रहती है। तो ऐसे ही ये कंट्रीज को पहले तो मॉनिटर करती है, ये देखती है कि किसी कंट्री के अंदर कोई धर्मों के बीच में मुठभेड़ तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो धर्म के फॉलोअर्स हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का मुठभेड़ तो नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये एनालाइज करती है, ये चेक करती है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस मुठभेड़ को खत्म करने का काम कर रही है, या फिर वो उसकी कंट्री की गवर्नमेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज को सप्रेस कर रही है, या फिर एक कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, दूसरी के अगेंस्ट काम कर रही है। तो ऐसा कुछ ये फिर एनालाइज करती है। फिर एनालाइज करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो ग्लोबली रिलीज करती है, और साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन देती है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को कि जो भी कंट्री अगर किसी भी प्रकार का जो है वो मुठभेड़ यानी कि भेदभाव कर रही है कम्युनिटीज के बीच में, रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, दूसरी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो ये रिकमेंडेशन देती है कि उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, राइट। तो ये इसका मेजर काम होता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन है। ये क्लियर रखो आप, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ कंसेप्ट डिमांड करती है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो कंसेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान रखा करो, रटा मत करो किसी चीज को, ठीक है। रटना बुरा है, और हाँ फैक्चुअल चीजें रहती है कुछ कुछ जो मैं आपको समय समय बताता रहता हूं, बट मेनली आप लोग को आपके कंसेप्ट रेडी रखना, क्लियर रखना, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कभी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना होगा, 2 बार रिवाइज करना होगा, और फिर आप फाइनल अपना आंसर जो है वो लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो इसकी अभी 2020 की रिपोर्ट रिलीज हुई है, इसलिए टॉपिक न्यूज में था, और इसकी रिपोर्ट में इंडिया की काफी लो रैंकिंग हम लोग को देखने को मिली है। इंडिया को इसने पहली बार 2004 के बाद पहली बार कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी की कैटेगरी में रखा है। अब ये कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी के अंदर ऐसी कंट्रीज को रखा जाता है जिस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बायस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एक कम्युनिटी के लिए काम करती है, दूसरी के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि एक कम्युनिटी के लिए काम करती है, दूसरी के अगेंस्ट काम करती है। तो ऐसी गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री के अंदर होती है, या फिर कोई कंट्री इस प्रकार की जो रिलीजियस फ्रीडम जो है वो अगर नहीं देती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, तो उस कंट्री को सीपीसी की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इंडिया को सीपीसी की कैटेगरी में रखा है, तो ये, और यूनाइटेड स्टेट्स की बॉडी ने रखा है। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावना होती है, और इवन मेंस में भी आप ये सब चीजें उपयोग करेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे जो हैं उनको मेंस आंसर राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो, एक सजेशन मेरा लो, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि इस टॉपिक में देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बायस हम लोग को देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस
पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो आप मेरे ऊपर मुझे बोलो कि मैं बोल रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को बायस। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रही है, रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट जो है वो काम कर रही है, यानी कि वहां पे काफी सारी कम्युनिटीज को रिलीजियस फ्रीडम जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज की यहाँ पर जिक्र हुआ है, बात हुई है। जैसे कि हमने देखा पहले के समय पे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो उसके चलते बहुत सारी कम्युनिटीज उतर कर आई। इसके अलावा ट्रिपल तलाक का हमने इशू देखा, राइट। इसके अलावा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन का हमने इशू देखा, जो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में वो हम लोग ने देखी। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस और हरासमेंट हमने देखा, हेट स्पीचेस हमने देखी। तो ऐसी जो पास्ट में इतनी सारी चीजें जो हुई हैं रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो बनकर आ रही है, निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बायस्ड हो रही है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप अपना मेंस का आंसर लिखें तो इस प्रकार की बायसनेस वाली चीज इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत लिखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपकी कॉपी आप नहीं जानते कौन चेक कर रहा है, तो इसलिए आपको आपका जो आंसर लिखना है वो न्यूट्रल लिखना है, राइट। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करोगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करोगे तो वो बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हो और सामने वाले जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पसंद नहीं आया कि यार ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे बात कर रहा है, तो वो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। तो ये चीज क्लियर रखो, अपने आंसर को हमेशा जितना न्यूट्रल हो सके उतना रखो। बट हाँ, आप सजेशन दे सकते हो, सजेशन अच्छा होता है, बट अगर आप लाछन लगाओ तो वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी चीज क्लियर रखो, क्योंकि ये बच्चे कई बार गलत करते हैं, और काफी बार जो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि बच्चों ने, मैं जो सजेशन देता हूँ मेन आंसर राइटिंग के लिए, बच्चे लिख देते हैं कि भाई हम झूठ क्यों लिखें, हमारे मन में जो है वो लिखेंगे हम। तो देखो गाइस, जब आप कलेक्टर बनोगे ना, डीएम बनोगे ना, तब आप अपने मन में जो आए उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना और काम करना, ठीक है, तब करना। बट अभी कलेक्टर बनने के लिए आपको आंसर जो है वो लिखकर उस और मतलब जो मार्क्स लेकर इंटरव्यू पहुंच के इंटरव्यू क्लियर करके जो फाइनल लिस्ट है उसमें जब तक आपका मार्क्स नहीं आएगा तब तक आप डीएम नहीं बन सकते, ठीक है। तो अभी वो सफर थोड़ा सा दूर है, पहले ये वाला पड़ाव जो है वो आपको पार करना है। और इस पड़ाव के लिए मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू आपको गलत डायरेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन नहीं देता, मैं गाइडेंस जो आपको दे रहा हूं कि मेरा काम क्या है। देखो, आपको ये सब टॉपिक जो है वो सब न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, वेरियस सोर्सेज में मिल जाएंगे, बट मैं जो आप लोग को पढ़ाता हूं वो सिर्फ एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से पढ़ाता हूं, जिससे कि आपका एग्जाम निकले। और मेरा काम है सिर्फ गाइड करने का आप लोग को कि भाई क्या करो जिससे कि आप इस एग्जाम को निकाल पाओ, ठीक है। तो उस चीज को जो है वो मतलब गलत सेंस में मत लेना, बट मैं जो आपको राय दे रहा हूं उस चीज को मानो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं, ऐसी कोई फर्जी चीज तो बता नहीं रहा, आपके गलत के लिए तो बता नहीं रहा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज ये कि आप नहीं जानते ना कि कौन कॉपी चेक कर रहा है आपकी, तो न्यूट्रल रखो, ये चीज पॉलिसी हमेशा याद रखो। अच्छा, इसके अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया को अब शामिल कर दिया गया, यानी कि इस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। इसके अलावा ये जो बॉडी है इसने यूएसए की गवर्नमेंट को एडवाइस दी है, मैंने भी आपको बताया था ना कि ये रिकमेंडेशन देती है, यूएस की गवर्नमेंट को बताती है कि फलाना कंट्री है कि जहां पर रिलीजियस मुठभेड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां की गवर्नमेंट जो है वो मतलब रिलीजियस बायस हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का ये रिकमेंडेशन देती है। तो इसने इंडिया के अगेंस्ट रिकमेंडेशन दिया है, इसने कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत और इंडिया की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, प्लस उनको यूएसए के अंदर एंटर ना करने दिया जाए। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इस बॉडी का रिकमेंडेशन यूएसए की गवर्नमेंट मानती है? तो हाँ, बिल्कुल मानती है, और ऐसा हुआ भी है, और इवन इंडिया के साथ हुआ है। इंडिया के अंदर जब हमारी जो एट प्रेजेंट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय 2005 की बात है ये, तो उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय इनके वीजास को कैंसिल कर दिया था, इनको यूएसए में एंटर करने नहीं दिया था, क्योंकि इस बॉडी ने रिकमेंड किया था सॉरी, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो चीफ मिनिस्टर जो थे गुजरात के उस समय नरेंद्र मोदी जी, तो वो 2002 के दंगों में शामिल थे, और इस चीज के लिए उनको जो है वो बैन कर दिया यूएसए एंटर होने से। तो आप सोचिए कि ये यूएसए जो है वो इस बॉडी की बात बहुत ज्यादा मानती है। तो ये, और इस बॉडी ने फिर से इंडिया के अगेंस्ट जो है वो एक्शंस लेने की बात करी है, बट देखते हैं कि यूएसए क्या करता है। तो फिर जब वो करेगा तो मैं आपको आगे वाली बात बताऊंगा। और 2020 की एनुअल रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो 14 कंट्रीज को रिकमेंड किया है इसने कि सीपीसी की कैटेगरी में इसको, इन 14 कंट्रीज को डाला जाएगा, राइट। और क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो बायसनेस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि सरकार जो है वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंट्रीज है, बर्मा, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम। तो ये सब कुछ ऐसी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो ये बस आप इतना ये कंट्री वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको एक मेन आइडिया होना चाहिए कि ये बॉडी इस प्रकार की है और इसका काम क्या है और इसने अभी क्या एक्शन ली है एट प्रेजेंट। अब टीयर 2 की कंट्री की बात करें गाइस, तो किसी कंट्री के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक्शन नहीं लेती, यानी कि बायस अगर करती है गवर्नमेंट, यानी कि देखो एक तो पहली चीज तो सीपीसी मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट जब बायसनेस होती है तो वो भी होता है, और टीयर 2 की कैटेगरी भी वही हम लोग को देखने को मिलती है, जब हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत भारी मात्रा में अगर कोई कंट्री के अंदर रिलीजियस मुठभेड़ होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर भारी मात्रा में हो रही है। और अभी बेसिकली कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है वो इल ट्रीटमेंट जो है वो अब हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिला है, राइट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो इंडिया को यूएसए ने टीयर 2 की कैटेगरी में भी शामिल कर दिया है। टीयर 2 एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सीरियस हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत बुरी तरह से वॉयलेशन होता है, यानी कि वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उनको बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया जाता है। तो इस टीयर 2 में भी इंडिया आ गई है, और सीपीसी के अंदर तो मैंने आपको बताई है कि किसी नेशन को गिल्टी करार किया जाता है कि एक नेशन जो है वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA जो है उसको वॉयलेट कर रही है, ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट कर रही है, एक रिलीजियस जो माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर रही है। तो ये चीज हम लोग को कुछ देखने को मिलती है। तो इतना मतलब आपको एक बस आइडिया होना चाहिए, ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट एक इस प्रकार की चीज आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप मेंस वगैरह लिखें तो। और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आएगा वो मैंने भी आपको बता ही दिया है। तो पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है CII सर्वे के बारे में। CII ने अपना सर्वे रिलीज किया है। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 1895 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये सरकार के साथ मिलकर काम करती है वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बनाने के पर्पस के लिए, और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। तो इसने इंडस्ट्री का सर्वे वगैरह निकाला है। सर्वे में इसने बताया है कि काफी सारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा है लॉकडाउन के कारण, तो हम जानते हैं कि काम वगैरह खराब हो चुका है। बट यहां पर यह भी बताया गया है कि काफी सारी यानी कि 50% से के आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ओपन करने के लिए अलाउ किया गया था, बट फिर भी वो अभी काफी सारे हर्डल्स फेस कर रही हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट पासेस जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। और क्योंकि आप जानते हो कि आज की डेट में अगर किसी को निकलना है घर से बाहर तो उसको गवर्नमेंट पास की आवश्यकता है बाहर निकलने के लिए। तो एम्प्लॉयज वगैरह वो गवर्नमेंट पास नहीं मिल पा रहा है, परमिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, राइट, कंपनी को चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ये एक बड़ा एक इशू जो है वो ये फेस कर रही है। अब देखो कितनी परसेंट इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही है, कितनी परसेंट नहीं कर रही है, तो ये फालतू की डिटेल्स आप लोग को एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती, तो उसमें मत जाना आप, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि फलाना परसेंट जो कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं, इतने परसेंट काम नहीं कर रही। तो वो सब आप लोग के लिए जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा गाइस CII ने डिमांड किया है कि बिजनेसेस को अलाउ किया जाए कि वो बिना परमिट के जो है वो फंक्शन कर सकें, यानी कि उनको फंक्शन करने के लिए किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कहा गया है कि स्पेशली नॉन कंटेनमेंट जोन में, यानी कि जो नॉन कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, जो रेड जोन नहीं है, तो अगर कोई भी एरिया अगर रेड जोन में नहीं आता है तो उस एरिया में बिजनेस एक्टिविटी शुरू की जाए और उसके लिए अलग से परमिट लेने की आवश्यकता ना पड़े, राइट। तो इसको जो है वो इनका रिकमेंडेशन, इनकी डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है। और कहा गया है कि वर्कर्स को अलाउ किया जाए कि वो अपनी खुद की गाड़ियों से इंडस्ट्रीज वगैरह जाएं और उनको बिना किसी गवर्नमेंट पास के अलाउ किया जाए कि वो जा सकें अपनी कंपनीज में, अपने इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, राइट। और ये कहा गया कि उसके लिए सिर्फ उनको उस एक लेटर की आवश्यकता होगी जो कि उनका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर कहा गया कि इंडस्ट्री का एक ऑफिशियल लेटर अगर वो लेकर जाएंगे और तो उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो जाकर बाहर अपनी जॉब में जा सकें, राइट, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटीज दोबारा से शुरू हो जाए, रिवाइव हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, राइट। तो ये इनका कुछ रिकमेंडेशन था। बट इसमें भी पता है एक लूप होल ये देखने को मिलता है कि इससे काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। काफी सारे लोग जो है वो मतलब ऐसे ही निकलेंगे फिर घर से बाहर, और फिर ये संक्रमण जो है वो फैल भी सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की टाइप का चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज चैनल में देखा था कि अब जो है वो रिपोर्ट वगैरह कुछ आई है कि बहुत ही कम दिन में जो है वो ये लॉकडाउन जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि इंडिया का कहना है, मतलब बताया गया है रिपोर्ट्स वगैरह में कि इंडिया के अंदर खतरा जो है वो सिर्फ मई के एंड तक है बस खतरा, यानी कि नेक्स्ट मंथ के एंड तक बस खतरा है, और फिर उसके बाद जो है वो कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। और कहा गया कि पूरी दुनिया भर में से शायद हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में पूरी तरह से समाप्त हो जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते ना, ये तो फोरकास्टिंग है, अब देखो क्या होता है। बट फिर भी बहुत खतरनाक स्थिति है, बच के रहो आप लोग, तो घर ही रहो, और बिल्कुल किसी को भी अलाउ मत करो आपके घर से बाहर निकलने के लिए। लोगों को भी इवन बोलो कि भाई मत निकलो घर से बाहर, क्योंकि आजकल लोग जो है वो काफी कोशिश कर रहे हैं घर से बाहर निकलने की, बट मत करो आप भाई, जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। चलो SN2010 KD के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन आ सकता है SN2010 KD क्या है? तो याद रखना एक सुपर ल्यूमिनियस
सुपरनोवा ये हम लोग को देखने को मिलता है। सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा, देखो ल्यूमिनस क्या होता है गाइस, देखो जो भी चीज चमकदार होती है उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। और सुपरनोवा क्या होता है, तो सुपरनोवा बेसिकली जब एक्सप्लोड होते हैं, जब स्टार्स जब फटते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है तो दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा, राइट। तो इसको सुपरनोवा कहते हैं। और अभी क्या हुआ है गाइस, तो बताया गया कि कुछ स्टार जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं और उसके कारण मास और निकल जो है वो काफी ह्यूज अमाउंट में निकला है बाहर। तो ये बेसिकली एक प्रकार का सुपरनोवा ल्यूमिनस हम लोग को देखने को मिल रहा है, सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, यानी कि एक स्टार है जो कि फटा है और इस चीज की स्टडी जो है वो की जा रही है एरीज के अंदर। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो कि नैनीताल में है, तो ये स्टडी कर रहा है इसकी। तो बस इतनी चीज बस आप याद रखो कि ये क्या है, तो आप सिंपल बस याद रखना कि एक स्टार है जब फटता है तब वो सुपरनोवा की कैटेगरी में आता है और ये एक प्रकार का सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा है जो कि फटा था। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई और उसके ऊपर जो है वो स्टडी कंडक्ट की जा रही है। अब इस न्यूज की बात करेंगे तो देखो, इंडिया को अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया जैसी कंट्री के साथ इंडिया को शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट ने अपनी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग के अंदर। तो देखो यहां पर ये जो रैंक जो इन्होंने तैयार करी है उस रैंक में बताया कि कौन सी कंट्री है जहां पर टेररिज्म देखने, यानी कि जहां पर टेररिस्ट पनाह लेते हैं, राइट। तो उसमें इंडिया को भी यहां पर रख दिया। तो इसको लेकर नीति आयोग ने क्वेश्चनिंग करी है ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट से कि भाई आपने क्या मेथोडोलॉजी का उपयोग किया है, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी है ये रैंकिंग बनाने के लिए। तो ये एक मुद्दा चल रहा है, बट हालांकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक जनरल जो है वो आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में भी कि ये कुछ इस प्रकार का हुआ है। एक नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो ये आपको एक मतलब चीज पता होनी चाहिए बस कि इस प्रकार की चीज हुई है। ठीक है, अब पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात करेंगे हम लोग। तो जर्मनी 2010 से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को होस्ट कर रही है, राइट। तो देखो क्लाइमेट डायलॉग नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, क्या एक्शंस लिए जाए जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया है, जो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए। ठीक है, तो इसका यहां पर इसका डिस्कशन होता है। और ओरिजिनली ये इनिशिएटिव जो था वो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का हम लोग को देखने को मिला था और इसको जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन, बिल्डिंग एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के द्वारा होस्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मेजर मकसद मैंने आपको बता दिया कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, एक फोरम प्रोवाइड कराते हैं जहां पर पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, अलग अलग कंट्रीज जहां पर आकर बैठती हैं और डिस्कशन करती हैं कि कैसे जो है वो मतलब क्लाइमेट चेंज को के ऊपर जो है वो एक्शंस लिए जाए और मतलब क्लाइमेट को अच्छा बनाया जाए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस पर डिस्कशन होता है और इसकी 11वीं और पहली वर्चुअल जो डिस्कशन हम लोग को डायलॉग जो है वो हम लोग को देखने को मिला है अभी रिसेंट पास में अप्रैल 28, 2020 को, राइट। और इसमें इंडिया ने 30 कंट्री के साथ मिलकर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। एक तो क्लाइमेट एक्शंस को लेकर डिस्कशन हुआ, ऑब्वियस ही बात है उसी के ऊपर है, बट फिर भी यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर भी डिस्कशन हुआ कि कोरोना वायरस जब खत्म हो जाएगा, जब लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस का प्रकोप कम होगा, तब उसके बाद हम लोग जो है वो किस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, राइट, और किस प्रकार से सोसाइटीज वगैरह की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर यह भी फोकस किया गया कि जो भी वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो पिछड़ी जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो मतलब लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज है बेसिकली, राइट, और जहां पर काफी ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के हम लोग को देखने को मिले हैं जो कि वो उभार नहीं पा रहे हैं, तो उन कंट्रीज को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ। तो ये बेसिक चीज बस आप याद रखो, बट ये वाला पेज जो है वो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्टली पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। अब बात हो रही है वन डे सूनर के बारे में। तो वन डे सूनर ग्लोबल इनिशिएटिव ये हम लोग को देखने को मिल रही है और ये बेसिकली एक ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है। इन जनरल आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आए कि वन डे सूनर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां पर लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि लोग बाग वॉलंटियर करें अपने आप को, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पर लोग सामने आए और अपने आप को वॉलंटियर बनाए कि वो जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को ट्रायल पर्पस के लिए जो है वो मतलब रिसर्चर्स को दे सकते हैं, यानी कि यूज करने के लिए, इन द सेंस कि जो ये जैसा आप देख रहे हो कि एक वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है एक महिला को। तो अगर जो भी वॉलंटियर्स हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी खुद की इच्छा से कि वो अभी, क्योंकि अभी जो वैक्सीन वगैरह बन रही हैं उसका ट्रायल्स वगैरह चल रहा है, तो ये ट्रायल के लिए जो है वो इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए यहाँ पर सामने आकर अपनी मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से जो है वो अपने आप को इन्फेक्ट करवाएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन के अंदर एक्चुअल वायरस होता है, राइट, और इससे फिर टेस्टिंग अब हम लोग को देखने को मिली। तो एक ह्यूमन ट्रायल यहाँ पर चल रहा है और ये एक इनिशिएटिव के थ्रू हो रहा है जिसका नाम है वन डे सूनर ग्लोबल इनिशिएटिव। सिंपल बस याद रखो, इसके बारे में वन लाइन ही आपसे जो है वो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं आएगा। अब बस इतने ही टॉपिक्स थे आज के लिए और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं।
और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। अभी रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लो, इनसे रिलेटेड अगर हैंड रिटन नोट्स आप बना लो, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं जनरल स्टडीज के अंदर। तो इनसे रिलेटेड अगर आप नोट्स बना लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इसको एक बार आप पढ़ लेना फिर होमवर्क करना, ठीक है। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।